मंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनसे हमने 3 लॉ सीखे। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब वापस से नहीं कर रहा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब कि जिस टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बन रहे होते हैं, उस टाइम पे दोनों जो ट्रेट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेशन एक इंग्लिश वर्ड है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। इसके अलावा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि तुम्हारे जो भी अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, सपोज कलर एंड शेप, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो कलर है पी का, वो उसके शेप से इंडिपेंडेंट है, उसका उसके शेप से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं हमारे पास, ये किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ट्रेट्स किस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं। हमारी देखो बॉडी में जो हमारा डीएनए होता है, मैं तुम लोग को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। डीएनए के अंदर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे ए टी सी जी की फॉर्म में होते हैं। ए से एडिनोजीन, टी से थाइमीन, सी से साइटोजीन, जी से गुआनिन। ये तुम्हारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये कुछ सीक्वेंस बनाते हैं। फिर ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को राइबोसोम्स रीड करते हैं। जैसे दुकान में तुम जाओगे ना, वो बारकोड रीडर एक होता है, वो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके जो भी उसका बारकोड होता है उसको वो रीड करता है। तो वो उसको अगर रीड करेगा उसी हिसाब से काम होगा आगे। तो इन अ सिमिलर मैनर हमारे सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो इस सीक्वेंस को रीड करते हैं, और इस सीक्वेंस को रीड करके उसी हिसाब से प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर ये हमारे जैसे हमारे बाल होते हैं वो बनाते हैं, या फिर हमारी आंख बनाते हैं, आंख ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की जो भी, या फिर हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं ये। तो ये सारी चीजें प्रोटीन्स बनाते हैं, इसको फिर डिटरमिन करते हैं। समझे बात को? अब ये जो तुम्हारा ये तो ओवरऑल प्रोसेस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये ट्रेट कैसे आगे काम करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन में हमने ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिख रखी है कि सेल्यूलर डीएनए जो होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी तुम्हारे जीन्स वगैरह होते हैं डीएनए में, वो इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके हिसाब से प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं सेल में। समझे बात को? अब ये जो सेक्शन ऑफ डीएनए है ये फिर जीन्स बनाते हैं, जो सीक्वेंस होती है हमारी उसी को हम जीन बोलते हैं। तो फिर ये जो हमारे जीन्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जितना भी अब ये एक बार जीन्स बन गए, अब एक बार अगर जीन बन गए तो अब ये कितनी एफिशिएंटली प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, और आगे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन प्रोटीन्स की, और फाइनली मान लो हमारी जो आंख बनती है और हमारे कान फ्री ईयर लोब या अटैच्ड ईयर लोब बनते हैं, या जिस टाइप के इंफॉर्मेशन है मान लो लंबा करने की, तो हमें लंबा होना है या छोटा होना है। तो सपोज किसी के अगर जीन्स हैं कि उस पर्सन को टॉल होना है, लेकिन मान लो उसकी जो डाइट है उसमें कोई मान लो कुछ प्रोटीन्स ही नहीं है, उसकी डाइट में कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं लेता वो आदमी, तो उसके जो एंजाइम्स हैं
वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो भले ही जीन्स के हिसाब से हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि वो इस तरीके के प्रोटीन्स बनाए जिससे कि पर्सन लंबा हो, टॉल हो, लेकिन एंजाइम्स ढंग से काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो उसके अराउंड एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो आदमी जिस टाइप की डाइट ले रहा है वो बहुत ही खराब डाइट है। तो मान लो जैसे कि मेल न्यूट्रिशन है, या फिर अच्छी डाइट नहीं ले पा रहा आदमी, प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है डाइट में, तो एंजाइम्स ढंग से काम नहीं करेंगे। समझे बात को? और फिर जो हमारा वो ट्रेट है वो अपने आप को ढंग से दिखा नहीं पाएगा। मान लो ट्रेट तो इस टाइप का था कि आदमी को 6 फीट टॉल होना चाहिए, लेकिन उस आदमी ने डाइट वगैरह काफी खराब ली, या फिर मान लो इलनेस आदमी को बार बार हो रही है, उसके आदमी की तबीयत बार बार खराब हो जाती है, तो उस आदमी की मान लो हाइट तुम्हारी 5 फुट 7 इंच रह गई। समझे बात को? तो 5 फुट 7 इंच अगर उस आदमी की हाइट रह गई, तो ये जो आदमी है 5 फुट 7 इंच का, उसके पीछे रीजन क्या है कि उसके अराउंड जो तुम्हारे बाकी फैक्टर्स हैं वो उसके हिसाब से एंजाइम्स को एफिशिएंटली वर्क नहीं करने दे रहे। तो ये उसका रीजन है, ट्रेट्स अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये कितना, जैसे यहाँ पे आप देखो ये 2 लाइन पैराग्राफ है, अब तुम्हें समझ आएगा। जो भी प्लांट की हाइट होती है वो डिपेंड करता है कि वो कितना हार्मोन्स रिलीज कर रहा है हाइट के लिए। हमने ना एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने हार्मोन्स पढ़े थे। तो जो भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, तो जितने ग्रोथ हार्मोन्स वो रिलीज करता है प्लांट, उसी हिसाब से हाइट बनेगी प्लांट की। लेकिन अगर मान लो वो जो एफिशिएंसी है हार्मोन प्रोडक्शन की वो अगर बहुत पुअर है, तो प्लांट की ग्रोथ तो कम रह जाएगी ना। भले ही उसके पास ट्रेट पहले ऐसे थे, अपने मान लो पेरेंट से प्लांट को मिले थे ट्रेट्स कि प्लांट को टॉल होना चाहिए। जो तुम्हारा प्लांट है उसने इनहेरिट किए थे ट्रेट्स ऑफ टॉलनेस। लेकिन मान लो जो सॉयल है उसमें मान लो वहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है वहां पे, या फिर फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए होता है, फॉस्फोरस की बहुत कमी है, पोटेशियम की बहुत कमी है, तो ये सब चीजें अगर बहुत कम है सॉइल में, तो प्लांट टिग्गा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो इसका जो तुम्हारा ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहां पे पुअर है, या फिर मान लो वहां पे सनलाइट कम पड़ रही है उस जगह पर जहां पे प्लांट है, मान लो उसके आसपास कुछ घर वगैरह बन गए जो कि जितनी वहां पे सनलाइट आनी चाहिए उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो प्लांट की हाइट कम रह जाएगी। अगर एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क करते हैं तो अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स विल बी मेड, मतलब कि हमारा जो फाइनली प्लांट बनेगा वो लंबा बनेगा। लेकिन जो जीन है एंजाइम का, उसमें अगर कुछ ऑल्टरेशन वगैरह है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी एंजाइम की, और जितने हॉर्मोन्स बनते हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, तो प्लांट की हाइट कम रह जाएगी। तो प्लांट्स की तरह ही ह्यूमंस और एनिमल्स में भी जो हमारे ट्रेट्स होते हैं दे आर ट्रांसमिटेड बाय प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वर्किंग ऑफ हॉर्मोन्स दे रखा है।
ये वैसे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टॉपिक है अलग से, लेकिन इस चैप्टर में भी तुम्हें समझ आना चाहिए कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तुम्हारा कोई भी अगर मान लो एक हार्मोन सिक्रीट करने वाला, मान लो मैं बात कर रहा हूं पैंक्रियास की, पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को। अगर पैंक्रियास इंसुलिन को सिक्रीट करता है तो यहाँ पे देखो एक तुम्हारा यहाँ पे सिक्रीटिंग सेल दे रखा है, ये हार्मोन को सिक्रीट करता है और उसको ब्लड में डाल देता है। अब ब्लड कैरी करता है हार्मोन को थ्रू आउट, और तुम्हारे जो स्पेसिफिक टारगेट सेल्स होते हैं जहां पे वो हार्मोन पहुंचना चाहिए, मान लो इंसुलिन पहुंचना चाहिए, तो वहां पे ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो हमारा इंसुलिन है ग्रीन कलर का, ये ब्लड में ट्रेवल कर रहा है और फिर ये इधर रिसेप्टर सेल्स के पास पहुंच जाएगा, और इनके पास क्योंकि स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इंसुलिन को। ठीक है ना। यहाँ पे भी एक और टारगेट सेल है, मतलब इस सेल तक हमें इंसुलिन को पहुंचाना है, तो ब्लड इसको उठा के यहाँ पे इंसुलिन दे देगा। और इंसुलिन सिर्फ वही तुम्हारे सेल्स ले सकते हैं जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना। जिन जिन सेल्स के पास रिसेप्टर होते हैं सिर्फ वही सेल्स इंसुलिन को ले सकते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब काफी हद तक तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, थोड़ा सा रिपीटिशन ही है कि अगर दोनों पेरेंट्स डिटरमिन करते हैं ट्रेट अपने बच्चे में, प्रोजेनी में, तो मतलब है ये है कि दोनों पेरेंट्स की कुछ कुछ कॉपी होगी उनके जो पेरेंट के जीन, बच्चे के जीन में। तो जो भी तुम्हारे पी प्लांट है उसके पास 2 सेट्स ऑफ जीन्स होने चाहिए, और वो दोनों के दोनों सेट्स हैं वो एक फादर से लेगा और एक मदर से लेगा। सो ईच जर्म सेल का भी फिर से वही मतलब है, जो तुम्हारे गैमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं फादर और मदर वाले। तो जो भी तुम्हारे जर्म सेल्स हैं उनके पास सिर्फ एक जीन का सेट होना चाहिए। ईच सेट ऑफ जीन इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस कॉल्ड क्रोमोसोम। मतलब कि ये यही बता रहा है कि मान लो तुम्हारा एक ये एग सेल है, इसके अंदर तुम्हारा एक लंबा सा ना क्रोमोसोम होता है, और अगर मान लो दूसरा एक मेरा स्पर्म है, स्पर्म की शक्ल ऐसी होती है, उसके अंदर भी तुम्हारा ना एक क्रोमोसोम होता है लंबा सा। तो ये मेरा नीचे स्पर्म, ऊपर एग सेल। ठीक है। दोनों के अंदर एक एक क्रोमोसोम का सेट है। ठीक है। ऊपर वाला देखो यहाँ पे इसके पास ये क्रोमोसोम का सेट है, नीचे वाले के पास ये क्रोमोसोम का सेट है, 2 सेट्स ऑफ टोटल क्रोमोसोम हो गए। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, जब ये फ्यूज करते हैं ना, तो जो उससे बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट मतलब कि जो फाइनली तुम्हारा बच्चा बनता है, एक सिंगल सेल बनता है। तो वो तुम्हारा एक बड़ा सा ऐसे बन गया। उसके अंदर तुम्हारे एक जो तुम्हें मदर से मिला है, मैंने ब्लू कलर का वहां पे बना रखा है, डेलिबरेटली ब्लू कलर का इसलिए बनाया था जिससे कि बाद में
तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। तो ये ब्लू कलर का ऊपर ये जो एग सेल है वहां से आया, और एक तुम्हारा दूसरा ब्लैक कलर का ये तुम्हारा स्पर्म से आया। तो दो सेपरेट तुम्हारे पास सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ गए। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा। जब दो जर्म सेल्स मतलब कि स्पर्म और एग सेल कंबाइन करते हैं तो उससे फिर तुम्हें याद होगा डिप्लॉयड सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। डिप्लॉयड सेल्स तुम्हारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स तुम्हारे होते हैं इनके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये तुम्हारे स्पर्म और एग सेल्स होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स तुम्हारे कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्किन सेल है, मसल सेल है, एटसेट्रा, बहुत सारे सेल हैं तुम्हारे। तो ये सब तुम्हारे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो जब भी हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होते हैं तो वो दोनों के 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बना देंगे। तो जब ये मिलेंगे उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट में तुम्हारे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये आज मैं ना थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ तुम्हें, अगली क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ये भी इसी पे 2 अलग अलग ट्रेट्स का जब मिला के फाइनली तुम्हारा जो उसमें जो तुम्हारी ऑफस्प्रिंग होती है उसमें क्या बनता है उसका एक और एग्जांपल है। इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो ब्लड ग्रुप भी हमारा ना इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स से। कैसे होता है? देखो, मदर में 3 टाइप के तुम्हारे ब्लड टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ए टाइप, एक हो सकता है बी टाइप, और एक हो सकता है ओ टाइप। अब ये ए बी और ओ क्या है? ए टाइप का मतलब होता है तुम्हारे जो एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल्स वो ए टाइप एंटीजेंस है। ठीक है। बी टाइप तुम्हारा जो ब्लड होता है इसका मतलब एंटीजेंस ऑन आरबीसीज आर बी टाइप एंटीजेंस। और ओ टाइप का मतलब होता है नो एंटीजेंस। बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा इस डायग्राम को देखो। एंटीजन ए में देखो यहाँ पे ना ये इस डायग्राम में ये देखो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये ब्लू कलर के तुम्हें एंटीजेंस दिख रहे होंगे। अब एंटीजेंस का क्या काम होता है रेड ब्लड सेल्स में वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो कि ए टाइप का ये मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इस टाइप के एंटीजन। एंटीजन बी तुम्हारे क्या होते हैं? इस टाइप के तुम्हारे एंटीजन होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ये देखो ए टाइप से काफी डिफरेंट है। बी टाइप और ए टाइप देखो तुम्हारे डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप जिनका ए बी होता है उसमें देखो तुम्हारे ए वाले टाइप के भी हैं ये जो ब्लू वाले, और ये जो तुम्हारे बी टाइप के हैं ट्राइंगल जो बने हैं ये वाले भी, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। फिर जिन लोग के अंदर दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते, ए टाइप प्रेजेंट नहीं बी टाइप प्रेजेंट नहीं, वो देखो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है।
अब इसमें होता क्या है, ए और बी वाले जो टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप, ये दोनों इक्वली डोमिनेटिंग होते हैं, और ओ जो होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। समझ आई बात? तो अगर देखो फादर के अंदर अगर ब्लड ग्रुप है ए टाइप एंटीजन का, और मदर के अंदर भी ए टाइप का है, तो ये दोनों मिलकर ए बनाएंगे। अगर दोनों से, अगर बच्चे को फादर और मदर दोनों से ए टाइप एंटीजन मिल रहा है, तो उसका ब्लड ग्रुप ना ए बनेगा। अगर मान लो फादर से ए मिल रहा है और मदर से बी मिल रहा है, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप देखो ए बी बन जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वली डोमिनेटिंग। अगर फादर से ए मिल रहा है और मदर से ओ मिल रहा है, तो ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए ओ बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ए ओ ब्लड ग्रुप। तो जब ए ओ होता है तो ए ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, फाइनली तुम्हारा वो ए बन जाता है। क्यों? क्योंकि ए डोमिनेटिंग है। तो बच्चे के अंदर ट्रेट ए का भी है और ओ का भी है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। सिमिलरली फादर के पास अगर बी टाइप एंटीजेंस हैं और मदर के पास ए हैं, तो यहाँ पे बी ए बन जाएगा, जो ए बी होता है। फादर और मदर दोनों से बी मिल रहे हैं, तो यानी ट्रेट दोनों बी बी हैं, तो ब्लड ग्रुप तुम्हारा बी रहेगा। और अगर फादर से बी मिल रहा है, मदर से ओ मिल रहा है, तो ब्लड ग्रुप तुम्हारा बी हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से अगर फादर से ओ मिल रहा है, मदर से ए, तो ओ ए का मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। नेक्स्ट केस में अगर फादर से ओ, मदर से बी, तो ओ बी दोनों ट्रेट्स हैं, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और अगर दोनों से ही ओ मिल रहा है, तो ब्लड टाइप हमारा ओ हो जाएगा। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मेरी एक और क्लास है।